ये ई दृष्टि वार्षिकांक का चौथा पार्ट होगा और इसमें हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगी। तो राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राजधानियाँ, पेज नंबर 23 से चीज़ों को हम लोग देख रहे होंगे। उन राज्यों के कम से कम आप राज्यपाल और मुख्यमंत्री जानिए जिनकी आप अभी हाल फिलहाल में जिनका एग्ज़ाम देने वाले हैं। फॉर एग्जांपल बिहार हो गया, यूपी हो गया या राजस्थान हो गया। तो बिहार के राज्यपाल देखिए फागू चौहान हैं और राज्यपाल जो हैं ये किस आर्टिकल के तहत बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 153 के तहत बताया गया है। 153 रखेंगे कि आपको ये राज्यपालों को डेडिकेटेड है। बिहार में फागू चौहान हैं और जो मुख्यमंत्री हैं ये कौन हैं, तो आपको नीतीश कुमार हैं। राजस्थान के राज्यपाल जरूर जानिए, कलराज मिश्र हैं और कांग्रेस की वहाँ पर सरकार है। 3 राज्यों में इस देश में कांग्रेस की सरकार है, उसमें से एक राजस्थान है। अशोक गहलोत वहाँ के आपको मुख्यमंत्री हैं। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आनंदीबेन पटेल आपको यहाँ की क्या हैं, तो राज्यपाल हैं और योगी आदित्यनाथ आपको मुख्यमंत्री हैं। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश ऐसा देश का राज्य है जिसकी 3 राजधानियाँ हैं। तो इसको जरूर ध्यान में रखेंगे कि विशाखापट्टनम है, अमरावती है और कुर्नूल है। विशाखापट्टनम इनकी कैसी राजधानी है, तो ये इनकी एग्जीक्यूटिव राजधानी है विशाखापट्टनम। अमरावती की बात की जाए तो ये लेजिस्लेटिव आपकी इनकी राजधानी होगी। कहने का मतलब कि विधानसभा वगैरह इनका कहाँ पर होगा, तो आपको ये अमरावती में होगा। विधानसभा भवन वगैरह ये आपको अमरावती में होगा। और कुर्नूल को इनकी न्यायिक राजधानी बनाया गया है, तो कुर्नूल इनकी जुडिशियल कैपिटल होगी। इंडिया का इकलौता ऐसा राज्य जिनकी 3 कैपिटल्स हैं वो जानिए, और ये आपको आंध्र प्रदेश है। विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। ये भी जानिए कि विशाखापट्टनम आपको एग्जीक्यूटिव के लिए है, कार्यपालिका के लिए है। अमरावती लेजिस्लेटिव कामों के लिए है और कुर्नूल आपको जुडिशियल कामों के लिए है। इसके अतिरिक्त केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो जम्मू एंड कश्मीर के आप उपराज्यपाल का नाम जरूर जानिए, मनोज सिन्हा हैं। और लद्दाख के कौन हैं, तो राधा कृष्ण मोहन हैं, राइट। ये भी जानिए कि जो यूटीज़ हैं इनमें आपको जम्मू एंड कश्मीर, उसकी आपको श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी होती है, जबकि जम्मू शीतकाल की राजधानी होती है। जम्मू ज़्यादा नीचे है, राइट, और श्रीनगर और अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। काराकोरम जास्कर वगैरह की कहानी है वहाँ पर। तो शीत ऋतु में चूँकि वहाँ पर ज़्यादा ठंड होगी, इसीलिए ग्रेजुअली आपको और लोअर जगहों पर जम्मू वगैरह में ये लोग अपनी कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं। पुद्दुचेरी में भी बहुत आजकल हो हंगामा हुआ है, तो वहाँ के कम से कम मुख्यमंत्री का नाम जानिए, रंगास्वामी हैं। और लक्षद्वीप बहुत विवादों में रहा बिकॉज यहाँ पर एक एक्ट लाना चाह रही थी केंद्र सरकार, जिसका विरोध किया गया। वो एक प्रशासनिक एक्ट था। तो यहाँ के आपको राज्यपाल कौन है, तो प्रफुल्ल पटेल हैं। इसके अतिरिक्त भारत में टोटल 9 यूटीज़ होते थे, लेकिन दादर और नागर हवेली और दमन और दीव को एक बना दिया गया। इसके भी प्रशासक आपको कौन है, तो प्रफुल्ल पटेल हैं, इनको भी जानिए। और इसकी कैपिटल आपको सिलवासा और दमन रखा गया है, ठीक है। उसका अगला देखिए, देश के राष्ट्रपति कौन है आपको, तो रामनाथ कोविंद हैं। राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत बताया गया है, तो आर्टिकल 52 के तहत बताया गया है। उपराष्ट्रपति कौन है, तो वेंकैया नायडू हैं। किस आर्टिकल के तहत ये हैं, तो आर्टिकल 63 में देश का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये बताया गया है। मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो NV रमन है, 48 नंबर के ये हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात बताई गई है आपको आर्टिकल 124 में। लोकपाल जो कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये कौन है देश के लोकपाल, तो ये पिनाकी चंद्र घोष हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसको महान्यायवादी कहते हैं, संसद की कार्रवाइयों में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, वक्तव्य दे सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। इसको भारत सरकार के सबसे बड़े लॉयर के तौर पर हम आप जान सकते हैं। किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 76 में बताया गया है। कौन है ये, तो आपको वेणुगोपाल है। इसके अतिरिक्त जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं ये आपको विपिन रावत साहब हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता हैं, इनका नाम जानेंगे।
लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी हैं, जो कि आपको वेस्ट बंगाल से आते हैं। इसके अतिरिक्त राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? तो ये हरिवंश नारायण सिंह हैं। ठीक है, राज्यसभा के जो सभापति होंगे और उपसभापति होंगे, सभापति तो खुद वेंकैया नायडू होंगे जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपसभापति आपको कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह हैं। सभापति और उपसभापति की बात राज्यसभा में आपको आर्टिकल 89 में बताई गई है, और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात किस आर्टिकल में बताई गई है? तो इसी में 4 ऐड कर देंगे तो 93 में बताई गई है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है, ये आपको कोटा से बिलोंग करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये चुनाव आयोग के बारे में कौन सा आर्टिकल है इस देश में? तो ये आपको आर्टिकल 324 है, और कौन बनाए गए हैं? तो सुशील चंद्रा बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य चुनाव आयुक्तों का नाम भी आपको जानना चाहिए, राजीव कुमार हैं और अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, कैग भारत के कौन हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, और कैग को लेकर के आर्टिकल आपको 148 है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ चीज़ें जानिए कि देश के कैबिनेट सचिव कौन हैं? तो ये राजीव आपको गोबा हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो सबको पता है कि अजीत डोभाल हैं। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो विजय राघवन हैं। DRDO के हेड कौन है? ये 1958 का ऑर्गेनाइजेशन है, तो सतीश रेड्डी हैं। और इसरो के कौन है? तो ये के सिवन हैं। ठीक है, नीति आयोग जो कि एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, और उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार हैं। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो अमिताभ कांत हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हेड, हाल फिलहाल में इसी साल 2 PCS एग्जाम में ये पूछा हुआ है, तो कौन है? तो अरुण मिश्रा हैं। राइट। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? तो विजय सांपला है। किस आर्टिकल के तहत है आपको अनुसूचित जाति आयोग? तो ये 338 है। जल आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हलधर हैं। राइट, अगर खेत में पानी पहुंचेगा तभी तो आपका हलवल उठेगा। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भगवान लाल साहनी हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 340 कहता था कि राष्ट्रपति जरूरत पड़ने पर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेगा, लेकिन इसको कभी कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा नहीं दिया गया था। इसको 102 अमेंडमेंट के द्वारा, 102वें संशोधन के द्वारा आर्टिकल 338B के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया। तो ये भी अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आपको किस आर्टिकल के तहत आता है? तो ये 338B के तहत आता है। 338A के तहत क्या आता है? तो ये आपको जनजाति आयोग आता है, जिसके अध्यक्ष, बड़ी हर्ष की बात है कि हर्ष चौहान हैं। वित्त आयोग आर्टिकल 280 में बताया गया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह हैं। 14वें के कौन थे? तो YV रेड्डी थे। और 21वां जो विधि आयोग, जो कि क्या देश में और कानूनों में सुधार किया जाना चाहिए, इसकी रिकमेंडेशंस वगैरह करते हैं, ये आपको BS चौहान हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? तो रेखा शर्मा है। ये भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। बाल अधिकार संरक्षण, चूँकि बच्चे अपने अधिकारों को लेकर के खुद नहीं बहुत बेहतर कर सकते हैं, तो किसी कानून के जानकार आदमी कानूनगो, प्रियंका कानूनगो को बनाया गया है इसका अध्यक्ष। संघ लोक सेवा आयोग, जो कि आर्टिकल 315 में है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रदीप कुमार जोशी हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो सुरेश N पटेल हैं। और मुख्य सूचना आयुक्त, जो कि आपको RTI के द्वारा ये आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। सतर्कता आयुक्त भ्रष्टाचार जैसी पृष्ठभूमियों पर काम करता है, और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की गई थी RTI को देखते हुए, RTI एक्ट 2005 के बाद। इसको कौन देख रहे हैं? तो ये यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। अगर सही इंफॉर्मेशन आप पहुंचाएंगे जनता तक तो आपका यश जरूर बढ़ेगा। ठीक उसी तरीके से जांच एजेंसियों में जानिए कि CBI के कौन हैं? तो सुबोध कुमार जायसवाल हैं डायरेक्टर।
रॉ जो कि देश के बाहर देश की आसूचना या इंटेलिजेंस देखने का काम करता है, ये सामंत गोयल है। और देश के अंदर इंटेलिजेंस देखने का काम आईबी देखता है, ये आपको अरविंद कुमार है। कैग बहुत रिगरस तरीके से, बहुत सटीकता से, बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से इनका जो है सो कि लेखा जांच परीक्षा नहीं करता है, रॉ और आईबी वगैरह का नहीं करता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त आप भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो शेखर सुमन है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के कौन है, तो प्रसून जोशी जी हैं। ये दो कम से कम आपको पता होना चाहिए। सेबी जो कि इंडियन शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, 1988 में इसको फॉर्म किया गया। इसके कौन है, तो अजय त्यागी हैं। राइट, शेयर मार्केट में पैसा वैसा लगाना है तो आपको थोड़ा त्याग करना होगा। और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो कि एनएच बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके आपको गिरिधर अरामने हैं। इसके अतिरिक्त UIDAI दैट इज़ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिससे कब पहले नंदन नीलकर्णी जुड़े हुए थे, इसके हाल फिलहाल में CEO कौन है, तो सौरभ गर्ग हैं। और भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट बिकॉज 2021 जनगणना का साल है, तो ये आपको डॉक्टर विवेक जोशी हैं। हमको आपको इतना विवेक होना चाहिए कि अपनी जनगणना कंट्रोल करें, तो ये आपको विवेक जोशी हैं। इसके अतिरिक्त और क्या आपको जानना चाहिए, तो देश में जो महारत्न कंपनियां हैं इनके हेड वगैरह के बारे में नहीं पूछते, इनके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों के बारे में नहीं पूछते हैं यूजुअली, कम से कम PCS IAS नहीं पूछते हैं। बट इतना जानिए कि देश में आपको कितनी है इनकी संख्या, तो अब 11 हो रखी है। NTPC है, भेल है, ONGC है, सेल है जो कि आपको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, IOCL है या जिसको IOC भी बोला जाता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम है। राइट। इसके अतिरिक्त जानिए कि HPCL है, पावर ग्रिड है, और इस बुकलेट के बनाए जाने के बाद हाल फिलहाल में एक और नया 11वां आपको इस देश में महारत्न कंपनी बनाई गई है, वो है आपको पावर फिनेंस। तो इसको जरूर जानिए, पावर फिनेंस आपको देश की 11वीं महारत्न कंपनी है। इसके अतिरिक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि बहुत सारे सूचकांकों में यूजुअली क्या पूछते हैं कि सीज का देश कौन है और इंडिया की इसमें रैंकिंग कौन सी है। थोड़ा इसको कोड वगैरह के साथ जानने का प्रयास करेंगे, देखते हैं कि क्या इसमें से निकल करके आता है। साइबर सुरक्षा सूचकांक, चूँकि दुनिया के सबसे अच्छे जो भी आपको जितने भी आपको मदर कंप्यूटर्स हो गए, सर्वर हो गए, ये अमेरिका वगैरह में है, तो इसीलिए सीज पर इसमें USA ही होगा और भारत की रैंकिंग इसमें 10वें नंबर पर है। शांति सूचकांक भी याद रखना, देखिए बहुत आसान है। आइसलैंड, बर्फ के जैसी वहाँ पर शांति फैली हुई है और इंडिया में शांति धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है, 2-2 स्टेप करके, 1 से 3 गई और 3 से 5 गई, तो 135 इंडिया की रैंक है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 14वीं है और आपको इसमें टॉप पर इंडोनेशिया है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में स्विट्जरलैंड टॉप पर है और इंडिया के किस रैंकिंग पर है, तो भारत में 4 की 3 से प्रतिस्पर्धा हो रही है, इंडिया 43rd रैंक पर है। सतत विकास और विश्व प्रसन्नता सूचकांक, इन दोनों में टॉप पर फिनलैंड है। अगर आप सतत विकास को, धारणीय विकास को धारण करेंगे तो आपका प्रसन्न होना लाजमी है। इन दोनों में फिनलैंड है। सतत विकास में भारत की रैंकिंग 120 है और प्रसन्नता में भारतीय लोग 3 गुना गति से ज़्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, 1 से 3 और 3 से 9, तो 139 इंडिया की रैंकिंग है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा संक्रमण में स्वीडन है और भारत की रैंकिंग 87 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप पे इसमें नॉर्वे है। वहाँ पर जो प्रेस कर्मी हैं उनको ज़मीन तो ज़मीन नाव तक पे प्रोटेक्ट किया जाता है, राइट। तो नॉर्वे में वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में वो टॉप पे हैं। इंडिया में प्रेस का गला घोटा गया था, या ओवरऑल इंडिया में ही डेमोक्रेसी का गला घोटा गया था आपको 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, और इसीलिए भारत की इसमें रैंकिंग कौन सी है, तो भारत की इसमें रैंकिंग 142 है। इसको भी बहुत इजीली याद किया जा सकता है अगर थोड़ा इमरजेंसी की पृष्ठभूमि जानी जाए तो। लैंगिक अंतराल में देखिए, लैंगिक अंतराल में चूंकि जहां पर शांति सूचकांक बेहतर तभी होगा जब आप में वीमेन और मैन के बीच इक्वलिटी होगी, तभी उस जगह पर शांति होगी। तो इन दोनों रैंकिंग में आप देखिए कि आइसलैंड नंबर 1 पर है और भारत की रैंकिंग इसमें 140 है। इसके अतिरिक्त बौद्धिक संपदा सूचकांक में आपको कौन सी रैंकिंग है, अमेरिका की, तो अमेरिका टॉप पर है और भारत 40वें नंबर पर है। टॉप 50 में इंडिया पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म करके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डेडिकेटेड जो इंडेक्स है इनमें 40वें नंबर पर इंडिया आ रखा है। आर्थिक स्वतंत्रता देखिए, सिंगापुर में सबसे ज़्यादा है, तभी वो लोग गाते रहते हैं बिकॉज उनमें पैसे रुपए की उनको स्वतंत्रता है। और आर्थिक है तो इंडिया में आपको शुभ माना जाता है 21, 51, 11 इस तरीके से, तो इंडिया की रैंकिंग आपको 121 है। लोकतंत्र सूचकांक जहाँ पे प्रेस के राइट्स को ये किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा, वो लोग आपको क्या होंगे कि लोकतांत्रिक सूचकांक में भी बेटर होंगे। नॉर्वे है नंबर 1 पर और भारत की रैंकिंग इसमें 53 है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक दैट ये वो इंडेक्स है जो बताता है कि किस देश को ज़्यादा खतरा है आपको जलवायु परिवर्तन के कारण, तो मोजाम्बिक है और भारत इसमें 7वें नंबर पर है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक और प्लस कोविड को लेकर के जो इंडेक्स था, दोनों में न्यूजीलैंड टॉप पर है। उस कोविड वाले में ब्राज़ील सबसे लास्ट था, न्यूजीलैंड टॉप पर है। और दोनों में आपको इंडिया की रैंकिंग कौन सी है, तो 86 है। जलवायु परिवर्तन को लेकर के स्वीडन नंबर 1 पर है, भारत की रैंकिंग 10वीं है। भारत की 10वीं रैंकिंग वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भी है। इसके अतिरिक्त मानव स्वतंत्रता सूचकांक में न्यूजीलैंड टॉप पर है और भारत की रैंकिंग इसमें 111वीं है। ठीक है, तो ये अपने को जरूर जानना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें जो पुरानी रैंकिंग हैं, राइट, 2020 वगैरह की, उनको अगर छोड़ भी देंगे तो चलेगा, राइट, एक नज़र रख सकते हैं, बट बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक एक बार थोड़ा जान लेंगे, एग्जाम में अक्सर पूछ देते हैं। अफगानिस्तान नंबर 1 पर है और भारत की रैंकिंग इसमें 8वीं है। अगले खबर को देखेंगे। अगला करंट अफेयर्स तो नहीं है, ये ट्रेडिशनल पॉलिटी ही है, उन लोगों ने कंपाइल कर रखा है, तो देखते हैं। भारत में अभी कितने आपको उच्च न्यायालय हैं, तो इनकी कुल संख्या आपको 25 है, इसको जानेंगे। और 25वां कौन सा है, तो तेलंगाना उच्च न्यायालय है, जिसका आपको हेडक्वार्टर्स वगैरह कहाँ होगा, तो आपको हैदराबाद में होगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वहाँ की मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली बनी है। झारखंड का जानिए कि रवि रंजन है, अगर झारखंड पीसीएस के हिसाब से। उत्तराखंड का जानिए कि राघवेंद्र सिंह चौहान है। और इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानिए कि आपको पटना के कौन है, तो संजय करोल हैं। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कौन हैं, तो आपको मुनीश्वर नाथ इसके आपको मुख्य न्यायाधीश हैं। और इसमें से क्या हम इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं, उसको देखिए। भारत में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए 1861 के एक्ट से, और ये 3 कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हैं। ठीक है, चूंकि यही 3 सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविंस रहे हुए थे अंग्रेजों के। इसके अतिरिक्त जानिए कि जो कोलकाता आपको उच्च न्यायालय है, इसके अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया है। बॉम्बे वाले के अंतर्गत गोवा एक राज्य और दादर नागर हवेली और दमन एवं दीव आपको यूटी को रखा गया है। और मद्रास के तहत आपको पुद्दुचेरी को रखा गया है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश का, लखनऊ कैपिटल है बट उच्च न्यायालय कहाँ है तो इलाहाबाद में है। और भारत का सबसे ज़्यादा न्यायाधीशों को धारण करने वाला आपको कोर्ट भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ही है। पटना जानेंगे कि संजय करोल हैं, राजस्थान जानेंगे इंद्रजीत मोहंती हैं। इसके अतिरिक्त और क्या आपको देखना चाहिए कि जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है इसमें आपको असम के लोगों को न्याय उपलब्ध कराया जाता है, प्लस नागालैंड है, मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट के जो 3 सबसे डिस्टर्ब राज्य हैं जहां पर अक्सर अफस्पा लगा रहता है, नागालैंड जो कि 1963 में एक राज्य बनता है, अरुणाचल प्रदेश वगैरह 1987 में बनता है, तो इन तीनों को रखा गया है किसके अंडर तो आपको गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत। राजस्थान का आपको उच्च न्यायालय कहाँ पर है तो जोधपुर में है, हाउएवर इनकी जो आपको कैपिटल है वो जयपुर वगैरह है। सेम स्टोरी इज एप्लीकेबल टू मध्य प्रदेश ऑल्सो कि ये जबलपुर में है, जबकि आपको इनका कैपिटल क्या है तो भोपाल है, और जबलपुर वाले की 2 खंडपीठ आपको ग्वालियर और इंदौर में भी है। सिमिलरली लखनऊ में आपको इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसका एक खंडपीठ है। तो पटना उच्च न्यायालय के जानेंगे संजय करोल वगैरह हैं, मध्य प्रदेश का जानेंगे मोहम्मद रफ़ीक वगैरह हैं। इसके अतिरिक्त आपको साल भर के प्रमुख वर्ष, दिवस और सप्ताह दे रखा है। तो उसमें बाघ दिवस जानेंगे 29 जुलाई को है। इंडिया में सबसे ज़्यादा बाघ आपको मध्य प्रदेश में है, 2 नंबर पर कर्नाटका में है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये किस तारीख को मनाया जाता है तो 21 जून को। इसका थीम क्या था तो कल्याण के लिए योग था। विश्व महासागर दिवस आपको 8 जून को है और इसका थीम था महासागर जीवन एवं आजीविका। खाद्य सुरक्षा 7 जून को और इसका था खाद्य सुरक्षा सभी के लिए सरोकार। पर्यावरण दिवस आपको 5 जून को मनाया जाता है और इसका री करके 3 आपको टर्म, जैसे देखिए रिक्रिएशन हो गया, रीस्टोर हो गया, री इमेजिनिंग हो गया, ये इसका थीम था। तंबाकू निषेध आपको 31 मई को मनाया जाता है और इसकी थीम थी कमिटेड टू क्विट, छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। इसके अतिरिक्त जानिए कि जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है तो 22 मई को और इसका थीम था वी आर द पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशंस, हम समाधान का भाग हैं। प्रवासी दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है तो ये है 8 मई को। राजस्थान के केवला देवघाना में आपको बड़ी संख्या में दूसरे देशों से प्रवासी पक्षी आते हैं, खासतौर से साइबेरियन सारस। इसका थीम था सिंग फ्लाई शोर लाइक अ बर्ड। प्रेस स्वतंत्रता दिवस जिसमें कि नॉर्वे टॉप पर था और इंडिया जो प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स है उसमें नॉर्वे टॉप पर था, इंडिया की रैंकिंग 142वीं है, वो 3 मई को मनाया जाता है और इसकी थीम थी इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। अर्थ डे कब मनाया जाता है तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 2-2-4 याद रखना आसान है, 2 स्पीसीज के साथ मिली और धरती पर 4 स्पीसीज का जन्म हुआ। थीम क्या है तो रिस्टोर आवर अर्थ है, राइट। इसके अतिरिक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, महिला दिवस कब मनाया जाता है तो 8 मार्च, ये सबको पता होगा, बट इसकी थीम समहाउ इस साल की कोविड से जुड़ी हुई थी, देख सकते हैं, विमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन द कोविड-19 वर्ल्ड। पूरा थीम नहीं भी याद रखेंगे, बस इतना जानेंगे कि महिला दिवस की जो थीम थी वो लीडरशिप और कोविड-19 को डेडिकेटेड